देश में महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लागू किया, जिसके बाद से सब कुछ ठप हो गया। लेकिन अब एक बार फिर देश को अलग अलग चरणों में अनलॉक किया जा रहा है। आज से अनलॉक का 5वां चरण शुरू होने जा रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस चरण में किन पाबंदियों पर से हटेगा ताला और किन चीजों पर अभी भी रहेगा लॉक। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच आज से अनलॉक का 5वां चरण शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी थी। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अनलॉक 5 में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 50% सीट के साथ खोले जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस चरण में क्या क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। अनलॉक 5.0 में क्या क्या खुला। स्कूल और कोचिंग सेंटर को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। 1 अक्टूबर से व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के अन्य स्थानों को भी आज फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। खिलाड़ियों के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। सिनेमा थिएटर मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से 50% दर्शकों के साथ खोलने की अनुमति होगी। आपको बता दें कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए देश भर में इनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग परीक्षा का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि किन चीज़ों पर अभी भी पाबंदियां रहेंगी, क्या क्या अब भी रहेगा बंद। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, पहले से ही अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल की उम्र से कम आयु वाले बच्चों को अनिवार्य आवश्यकताओं पर अभी भी पाबंदियां रहेंगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अलावा घर पर ही रहने का परामर्श दिया जाएगा। त्योहार के दौरान सरकार की एसओपी में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय के साथ ही त्योहार मना सकें। राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती। लॉकडाउन के लिए उन्हें केंद्र के नियमों का पालन करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा अगले आदेश तक ही बंद रहेंगी। सिर्फ उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को इजाजत होगी जिन्हें गृह मंत्रालय की इजाजत है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोरोना वायरस को फैले साल भर होने जा रहा है। इस बीच डॉक्टरों को गंभीर लक्षणों को कंट्रोल करने में तो कामयाबी मिली, लेकिन इलाज का पक्का दावा अभी तक नहीं हो सका है। वैक्सीन ट्रायल आखिरी चरण में जा रहे हैं, लेकिन इसकी कामयाबी के बारे में भी अनिश्चितता है। इस बीच जानवरों में मिलने वाली एंटीबॉडी से कोविड-19 के इलाज की कोशिश हो रही है। कई ऐसे पशु पक्षियों पर शोध शुरू हो चुका है और अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक स्टडी से पॉजिटिव खबर सामने आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस का खतरा अभी भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सभी देश इस वायरस के हर उपाय पूरी तरह से अपना रहे हैं। अब इसी के चलते एक राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के मुताबिक लामा के शरीर से निकलने वाली 2 खास तरह की एंटीबॉडीज बनाई गई हैं। इन एंटीबॉडीज को मिलाने पर तैयार नई एंटीबॉडी वायरस को इंसानी कोशिकाओं से जुड़ने से रोक देती है। ये स्टडी वैज्ञानिक जर्नल सेल और साइंस मैगजीन में आ चुकी है। इसकी सफलता के शुरुआती संकेत मिलने पर शोध में तेजी आ चुकी है। वायरस असल में स्पाइक यानी नुकीली संरचना वाला होता है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन से काफी अच्छे से जुड़ पाता है। दूसरे वायरसों की बजाय कोरोना वायरस की ये कांटेदार संरचना ही उसे हमारे लिए ज्यादा घातक बनाती है।
इसी को लेकर दुनिया के तमाम वैज्ञानिक जुटे हुए हैं कि कैसे वायरस और शरीर में उपस्थित कोशिका के इस बॉन्ड को कमजोर किया जाए। इसी सिलसिले में ऑस्टिन की टेक्सास यूनिवर्सिटी ने देखा कि लामा नामक पशु की एंटीबॉडी वायरस से खुद जुड़कर उसे कोशिकाओं से जुड़ने से रोक रही है। इस बारे में शोध के लिए लामा लिए गए, जिनके शरीर में सार्स और मर्स बीमारी के प्रोटीन इंजेक्शन के जरिए डाले गए और उन्हें निगरानी में रखा गया। कुछ ही वक्त में उनके शरीर में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज इससे मुकाबला करने लगी। अब वैज्ञानिक इस नई एंटीबॉडी को लामा के शरीर से आइसोलेट करने में जुटे हैं। आपको बता दें कि लामा ऊंट और भेड़ के बीच की प्रजाति है जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। आमतौर पर ये ऊन, मांस और सामान ढोने के काम आती हैं। इनमें कई खासियतें हैं, जैसे बेहद मिलनसार लामा का ऊन काफी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है क्योंकि इनमें लेलोनिन नहीं होता। लेलोनिन एक तरह की वैक्स है जो ऊन प्रोड्यूस करने वाले पशुओं से निकलता है। दूसरी ओर समुद्री जीव हॉर्स शूक्रेब के खून को भी इलाज के अहम माना जा रहा है। 30 करोड़ साल से भी पुराने केकड़ों की इस प्रजाति का इस्तेमाल करने से पहले ही मेडिकल साइंस में होता रहा है। नीले रंग के खून वाले इस केकड़े में वो तत्व पाया जाता है जो जहरीले पदार्थों को आसानी से पहचान लेता है। यही कारण है कि साल 1970 से मेडिकल एक्सपर्ट्स इस जीव के खून का इस्तेमाल ये जांचने में कर रहे हैं कि मेडिकल उपकरण और दवाइयाँ पूरी तरह से बैक्टीरिया मुक्त हैं या नहीं। कोरोना के मामले में भी ड्रग जहरीला है या नहीं, ये जांचने के लिए भी इसकी मदद ली जाने वाली है। आपको बता दें कि तैयार ड्रग्स में कई बार एंटीटॉक्सिन होता है। ये ड्रग देना खतरनाक हो सकता है, इसलिए अब बहुत से वैक्सीन को क्रैब के खून से मिलाकर देखा जाएगा कि वो जहरीला है या नहीं। कई वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि चमगादड़ की एंटीबॉडी से भी कोरोना का इलाज हो सकता है। आपको बता दें कि अब तक काफी एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि चीन के वुहान से चमगादड़ों के कारण ही कोरोना का संक्रमण फैला है। वहीं अमेरिकी वैज्ञानिक पीटर जेस्केक का कहना है कि जिससे वायरस मिला उससे इलाज भी हो सकता है। ये दावा वे उस स्टडी के आधार पर कर रहे हैं जिनमें चमगादड़ों के आसपास रहने वाली आबादी के शरीर में वे सारी एंटीबॉडीज मिली जो सिर्फ चमगादड़ों में मिलती हैं। यानी उनका शरीर इससे होने वाली बीमारियों के लिए इम्यून हो चुका है। अब देखना होगा कि इस महामारी का कब तक इलाज मिलता है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना का पहला केस जनवरी के आखिर में दर्ज किया गया था, लेकिन आज देखते ही देखते देश में कोरोना के मामले 91 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन अब देश में एक बार फिर कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि देश में किन राज्यों में दोबारा बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। भारत में हर दिन कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। भारत में लगातार 16वें दिन कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले 91 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 44,059 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं 511 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौत की संख्या दुनिया में चौथे नंबर पर है। भारत के ज्यादातर राज्यों में महामारी काबू में आती दिख रही है, लेकिन राजधानी समेत कुछ जगहों के आंकड़े टेंशन बढ़ा रहे हैं। 8 नवंबर से 21 नवंबर के बीच सबसे ज्यादा संक्रमित वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, केरल और गोवा शामिल रहे हैं। इन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन टेस्ट कम हो रहे हैं। केरल, गोवा और पश्चिम बंगाल अपवाद हैं, जहां पिछले महीने के मुकाबले बीमारी का असर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वे अब भी डेंजर जोन में बने हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 8% तक आ गया
है, जो महीनों तक 18% के आसपास रहा है। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में कंफर्म मामले कम हो रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 7 से 8% के बीच बना हुआ है। पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक में स्थिति बेहतर हुई है और ये रेट 3% से नीचे आ गया है। गुजरात 2% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों में है, लेकिन वहां पिछले कुछ दिनों में केसेस बढ़े हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी के अनुसार 14 दिन में 5% से ज्यादा का पॉजिटिविटी रेट किसी राज्य को डेंजर जोन में डाल सकता है। ज्यादा रेट होने का मतलब ये भी है कि राज्य केवल सबसे बीमार लोगों के टेस्ट कर रहा है और लक्षणों के हिसाब से पर्याप्त स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि गंभीर मामले और मौत के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। महामारी को काबू करने के लिए टेस्टिंग और ट्रैकिंग सबसे अहम है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना सबसे ज्यादा कोहराम मचा रहा है। कोरोना को काबू में करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन रोज हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन से लॉक हटते ही कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ने लगा है। रोज करीब 100 से ज्यादा मरीजों की होती मौत से दिल्ली सिसक रही है। कोरोना का कहर ऐसा है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। कहीं मौत से जूझते मरीज को बेड नसीब नहीं हो रहा, कहीं बिना इलाज में ही दम निकल रहा है। अब तक राजधानी दिल्ली में कोरोना से 8,391 मरीजों की मौत हो गई है। त्योहारों से पहले पीएम मोदी ने बार बार देश को कोरोना के खतरे से आगाह किया था। उन्होंने बार बार कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सम्मान करें, 2 गज की दूरी है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना जानलेवा है, इससे बचकर रहें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना से सतर्क और सावधान रहे। नियमों का सख्ती से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पालन करें। खैर, कोरोना को देश में 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन इसका कहर अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब इंतजार है तो सभी को कोरोना की वैक्सीनेशन का। देखना होगा कि हर राज्य में वैक्सीनेशन का कितना असर पड़ता है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक ओर जहां दुनिया के बड़े से बड़े देश कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रूस ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। इसकी घोषणा खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। एक रिपोर्ट देखिए। रूस ने अपने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दूसरी वैक्सीन ईपीवैक कोरोना को रजिस्टर कर दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को एक सरकारी बैठक में इसका ऐलान किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हमें पहले और दूसरे टीके का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। हम अपने विदेशी सहयोगियों के साथ सहयोग करना जारी रख रहे हैं और विदेशों में अपने ही टीके को बढ़ावा देंगे। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि नोवोसिबिर्स्क वेक्टर सेंटर ने बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ दूसरी रूसी वैक्सीन रजिस्टर की है। पुतिन ने इस ऐलान से पहले अगस्त में कहा था कि देश ने स्पुतनिक वी नामक पहली कोरोना वैक्सीन रजिस्टर की है, जिसे अंतिम चरण के परीक्षण को पूरा करना अभी बाकी है। वहीं अब खबर है कि रूस ने अब जिस नई वैक्सीन को रजिस्टर किया है वो सिंथेटिक वायरस प्रोटीन का इस्तेमाल करके एक इम्यूनिटी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। वहीं स्पुतनिक वी अनुकूलित एडिनो वायरस उपभेदों का इस्तेमाल करता है। एडिनो वायरस ही सामान्य सर्दी का कारण बनता है। पुतिन के अलावा रूस की उप प्रधानमंत्री तातियाना गोलिकोवा ने कहा है कि वैक्सीन ने सुरक्षा का काफी उच्च स्तर दर्शाया है। उन्होंने कहा कि अब 40,000 वॉलंटियर को इस परीक्षण में शामिल करते हुए रजिस्ट्रेशन के बाद के परीक्षणों पर आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि रूस ने पहली वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी रखा है और दूसरी वैक्सीन को ईपीवैक कोरोना नाम दिया है। रूस ने ईपीवैक कोरोना वैक्सीन का निर्माण साइबेरिया के वर्ल्ड क्लास वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में किया है। अब देखना होगा कि WHO रूस के इस वैक्सीन को लेकर क्या प्रतिक्रिया देता है। BBPN की रिपोर्ट।
रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर एक बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल सुशील मोदी ने दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव ने जेल से ही भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को फोन कर उनके साथ आने का लालच दिया है। गौरतलब है कि बिहार में एक और स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहे हैं और दूसरी ओर इस मामले को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अभी तक सूबे में सियासी पारा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल राज्य में स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहा है और इस बीच आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में लालू पिरपैती से बीजेपी विधायक ललन पासवान से फोन पर बात कर रहे हैं। लालू विधायक से कह रहे हैं कि विधानसभा में स्पीकर के चुनाव की वोटिंग से एब्सेंट हो जाओ। लालू ने ये बात 3 बार दोहराई है और खास बात ये है कि ये ऑडियो खुद राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट की है। सबसे पहले आप भी सुनिए क्या कुछ खास है इस ऑडियो में। हाँ, पासवान जी बधाई जी। प्रणाम चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे जी। अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ अब बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो हम पार्टी में नहीं सर। पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा। ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि एक खास नंबर से एनडीए के विधायकों से संपर्क किया जा रहा है। ये नंबर लालू प्रसाद यादव का है और जब उन्होंने उस नंबर पर फोन किया तो लालू यादव ने सीधे उसे रिसीव किया। तब सुशील मोदी ने लालू यादव से कहा कि आप ये गंदा खेल बंद कर दीजिए, आप कभी सफल नहीं होंगे। खैर, लालू यादव ने जिन बीजेपी विधायक को फोन किया उन ललन यादव का दावा है कि जब फोन आया तब वो सुशील मोदी के साथ ही थे। ऐसे में जब उनके पीए ने लालू यादव के फोन की जानकारी दी तो वो हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने बाद में बात की। अब इस ऑडियो के सामने आने के बाद बीजेपी के विधायक नीरज सिंह ने मांग की है कि लालू यादव को रांची से शिफ्ट करके तिहाड़ जेल में भेज दिया जाना चाहिए। हालांकि आरजेडी की ओर से कहा गया है कि सुशील मोदी का आरोप बेबुनियाद है और काफी लोग लालू प्रसाद यादव की आवाज निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में इस बार विधानसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। एनडीए के लिए बीजेपी की ओर से विजय सिन्हा और विपक्ष की ओर से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी मैदान में हैं। बिहार में ऐसा करीब 5 दशक के बाद हो रहा है जब स्पीकर पद के लिए चुनाव किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच लालू की इस ऑडियो ने सूबे की राजनीति को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि इस वायरल ऑडियो को लेकर आरजेडी आगे और क्या प्रतिक्रिया देती है और ये मामला कब तक शांत हो पाता है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश में जब से महामारी ने दस्तक दी है तब से सब कुछ तितर बितर हो गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकारों ने तमाम प्रयास किए, लॉकडाउन लगाया, मास्क पहनना अनिवार्य किया, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर तमाम नियम बनाए, लेकिन सरकार की सारी कोशिशें काफी हद तक कामयाब
नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना की लहर अभी भी बरकरार है। पीएम मोदी भी खुद आए दिन आकर देश की जनता को संबोधित कर आगाह करते नजर आए, लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सका है। पीएम मोदी कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए अब तक कई बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें भी कर चुके हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों से 50,000 के नीचे आ रहे हैं। वहीं कुछ राज्यों में मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। कुछ राज्यों में तो रात का कर्फ्यू भी लगाया गया है। इसी के मद्देनजर आज एक बार फिर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से मुखातिब होंगे। पीएम मोदी पहले 10 बजे से 8 राज्यों यानी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे और इसके बाद 12 बजे से बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। खबर है कि इस बैठक में कोरोना वैक्सीन के वितरण की रणनीति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि जब भी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी उसके सुचारू वितरण की व्यवस्था हो सके। भारत में फिलहाल 5 वैक्सीन तैयार होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से 4 परीक्षण की दूसरे या तीसरे चरण में है, जबकि एक पहले या दूसरे चरण में है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सभी को कोरोना की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि कोविड-19 वैक्सीन सबसे पहले किसे मिलेगी और इसका हर राज्य में कैसे वितरण किया जाएगा। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 51 लाख के पार पहुंच चुकी है। कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौत की संख्या दुनिया में 5वें नंबर पर है। कोरोना को देश में दस्तक दिए हुए 11 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना की लहर खत्म नहीं हुई है। इस खतरनाक वायरस का संक्रमण कब तक खत्म होता है और कब तक जिंदगी फिर पटरी पर लौटती है, ये देखना होगा। वहीं दूसरी ओर ये भी देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी संग मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोरोना वायरस महामारी के बीच वैक्सीन यानी टीके से दुनिया को बड़ी उम्मीदें हैं। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। ऐसे में अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर वैक्सीन क्या होती है और बीमारियों से लड़ने में कैसे मददगार होती है वैक्सीन। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर बरकरार है। पूरी दुनिया को आज कोरोना महामारी से जूझते हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और लाखों लोगों की जान चली गई है। ऐसे में दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा वैक्सीन यानी टीके की हो रही है। अलग अलग देशों में कोरोना वायरस की 4 दर्जन से ज्यादा वैक्सीन पर काम जारी है और कई के अगले महीने तक आ जाने के दावे भी किए जा रहे हैं। दुनिया को उम्मीद है कि वैक्सीन इस महामारी से निजात दिला पाएगी। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन या टीका जैविक पदार्थों से बना द्रव्य है। वैक्सीन शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाकर शरीर में मौजूद होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करती है। वैक्सीन न केवल बीमारी को कंट्रोल करने में मदद करती है, बल्कि जिन लोगों में वायरस का संक्रमण अभी नहीं हुआ है उनमें भी इम्यूनिटी का विकास कर बीमारी को फैलाने से रोकने का काम करती है। वैक्सीन को कई माध्यमों जैसे कि इंजेक्शन, मुंह से पिलाकर या फिर सांस के जरिए इनहेल कराकर दी जाती है। इसके अलावा नोजल स्प्रे यानी कि नाक से डालकर भी दी जाती है। वैक्सीन या टीके शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, जिन्हें तैयार करने के लिए उन्हीं वायरस के कुछ अणुओं का इस्तेमाल किया जाता है। यही अणु शरीर में जाकर ऐसे विषाणुओं की पहचान करते हैं और फिर उनसे लड़ने की क्षमता विकसित करते हैं और फिर उन्हें शरीर में एंट्री नहीं करने देते। कैसे काम करती है वैक्सीन? वैक्सीन का काम शरीर में इम्यून सिस्टम को डेवलप करना है। इम्यून सिस्टम वायरस से लेकर शरीर में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस की पहचान करके उन्हें खत्म करना होता है।
इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का रक्षा कवच है जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी समेत उन तमाम रोगाणुओं के सामने ढाल बनता है जो बीमारियों का कारण बनते हैं। वैक्सीन के क्या होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स? ICMR यानी इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल के मुताबिक टीकाकरण से होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्ट्स हल्के होते हैं, जैसे दर्द, सूजन या इंजेक्शन के स्थान पर लाल हो जाना। कुछ टीके बुखार, चकत्ते और दर्द भी दे सकते हैं। गंभीर साइड इफ़ेक्ट के चांस बहुत ही रेयर होते हैं, जिसमें दौरा या जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन की आशंका होती है। टीकाकरण करवाना कितना ज़रूरी? लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या टीका लेना ज़रूरी है। इस बारे में ICMR का कहना है कि टीकाकरण ना मिलने से संक्रमण को बढ़ावा मिल सकता है, खासकर ऐसे वायरस के खतरे के दौर में जहां तेजी से लोगों में इसका प्रसार हो रहा हो। टीका ना लेना उस संक्रमण के जोखिम को और बढ़ावा देना है जिसके खिलाफ टीका तैयार किया गया हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर टीकाकरण नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से संक्रमण हो ही जाएगा, बल्कि दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे लोगों में संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है। पिछले साल चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस महामारी से अब तक दुनिया भर के 6 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। 14 लाख के करीब लोगों की इससे अब तक जान जा चुकी है। दुनिया के करीब 190 देश इससे प्रभावित हैं और कोई भी इलाका अछूता नहीं है। इसी डर के बीच वैक्सीन की उम्मीद लोगों को राहत दे रही है। तमाम देशों में वैक्सीन बुक कराने की होड़ सी मच गई है। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार अब तक कोरोना वैक्सीन के 6.4 बिलियन डोज की बुकिंग हो चुकी है, जबकि 3.2 बिलियन और डोज की खरीद पर बातचीत चल रही है। अब देखना होगा कि कौन सा देश सबसे पहले वैक्सीन को लेकर गुड न्यूज़ देता है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। 70वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, ये आज आधिकारिक तौर पर पता चल जाएगा। हालांकि इसे लेकर बिहार के सियासी गलियारे में कयासबाजी तेज है। एनडीए में सबसे ज्यादा 74 सीट लाने के कारण विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भाजपा के खाते में है। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा में 51 साल बाद फिर इतिहास दोहराने जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला तय हो गया है। एनडीए के सभी दलों ने इसको लेकर व्हीप भी जारी कर दिया है। जेडीयू की ओर से विजय चौधरी ने व्हीप जारी किया है, तो वहीं बीजेपी, हम और वीआईपी ने भी व्हीप जारी किया है। ऐसे में सभी विधायक अपने दल के समर्थन में मत के लिए बाध्य हैं। विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई काफी रोचक मानी जा रही है। मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए दोनों ओर से नामांकन होने के बाद आज सदन में चुनाव लगभग तय है। ये बस कयास मात्र है कि सर्वसम्मति बनने पर मतदान से पहले शायद ही कोई एक पक्ष अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है। संख्या बल की अगर बात करें तो इस हिसाब से फिलहाल सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन आरजेडी की तरफ से विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की अपील कर मुकाबला रोचक बनाने की तैयारी की गई है। सत्ता पक्ष ने ही जोड़ घटाव पर पूरी बिसात बिछा दी है और एनडीए के रणनीतिकार एनडीए के तमाम विधायकों से फोन करके उन्हें सदन में आने का निर्देश दे रहे हैं। फिलहाल अगर आंकड़े की बात करें तो एनडीए के पास 126 विधायकों का समर्थन है, जिसमें से एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह का भी समर्थन शामिल है। वहीं बीएसपी के एकमात्र जीते हुए विधायक जमा खान ने जो इशारा किया है वो भी एनडीए के लिए उत्साहवर्धक है। जमा खान ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष पद की एक गरिमा होती है, उसका सर्वसम्मति से चुनाव होना चाहिए। चुनाव हो रहा है, ये ठीक नहीं है।
एलजेपी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह के बारे में भी माना जा रहा है कि उनका झुकाव बीजेपी के उम्मीदवार की तरफ ही होगा, क्योंकि एलजेपी हर बार बीजेपी के समर्थन में दिखता आया है। यानी फिलहाल संख्या बल देखें तो एनडीए का पलड़ा भारी है महागठबंधन के मुकाबले। लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को उम्मीद है कि ऐसे कई विधायक हैं एनडीए के जिनका झुकाव मेरी तरफ से हो सकता है। आरजेडी के दूसरे नेता भी ऐसा कुछ दावा कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव इसी बहाने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में हैं और इसीलिए एनडीए के विधायकों में अंतर आत्मा की आवाज पर वोट्स की अपील कर रहे हैं। फिलहाल आंकड़ों की अगर बात करें तो आरजेडी गठबंधन को 110 से ज्यादा जाता नहीं दिख रहा है। वहीं उसकी मुश्किल एआईएम भी बढ़ा रहा है, क्योंकि एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने साफ साफ कह दिया है कि अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में महागठबंधन को एआईएम का समर्थन लेने में मुश्किल आ सकती है। लेकिन अगर समर्थन मिल भी जाता है तो संख्या 115 पर जाकर रुक जाएगी। जाहिर है कि एनडीए को उम्मीद है कि जीत उनकी होगी। 2020 से पहले एक बार और ऐसा मौका आया था जब विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला हुआ था। 1969 में स्पीकर पद का चुनाव हुआ था। धनिकलाल मंडल पक्ष से थे और सरदार हरिहर सिंह विपक्ष से थे। स्पीकर पक्ष ने जीता था। सरदार हरिहर सिंह बिहार सरकार के वर्तमान मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के दादा थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार कहते हैं कि ऐसी परिपाटी अनुमन नहीं होती है। हम अभी भी आग्रह करते हैं कि विरोधी अपने उम्मीदवार को वापस ले लें। अब देखना होगा कि स्पीकर के लिए इस लड़ाई का अब देखना होगा कि 70वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन बनता है। PBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में बना हुआ असमंजस खत्म हो चुका है। डेमोक्रेट्स के नेता जो बाइडेन ने काफी कड़े मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। हालांकि ट्रंप ने अपनी हार स्वीकार नहीं की है और न ही आधिकारिक तौर पर बाइडेन को जीत की बधाई दी है, जिससे लग रहा है कि ट्रंप व्हाइट हाउस में बाइडेन के आने पर कोई अड़ंगा डाल सकते हैं। ऐसा पहले भी एक मामला आ चुका है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया यूं तो सुचारू रूप से पूरी होती है, लेकिन इस बार मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है। चुनाव में वोटों की गिनती को लेकर ट्रंप गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। खैर, अमेरिका में ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हो रहा हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। साल 1800 की बात है, तब देश के तत्कालीन और दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स को चुनाव में बुरी तरह हार मिली थी। विपक्षी दल के नेता थॉमस जेफरसन अगले राष्ट्रपति होने जा रहे थे, लेकिन हार के बाद भी एडम्सन ने व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर, जिसे सत्ता हस्तांतरण भी कहते हैं, से भी मना कर दिया था। आपको बता दें कि हस्तांतरण के तहत एक अधिकारी नए अधिकारी को सारी जिम्मेदारियां सौंपता है। आपको बता दें कि हर चौथे साल में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है। एडम्सन ना तो इसमें शामिल हुए और ना ही अपने अधिकारियों को इसमें जाने की इजाजत दी, लेकिन काम तो शुरू होना ही था। लिहाजा पूर्व राष्ट्रपति को आधिकारिक तौर पर अपमानित किए बिना कैसे काम चलाया जाए, उस पर तैयारी की गई। एक पूर्व राष्ट्रपति से नए राष्ट्रपति के ट्रांजिशन के इस समय को अमेरिकी इतिहास में काफी अजीब ट्रांजिशन माना जाता है। लिहाजा हुआ ये कि राष्ट्रपति को नियुक्ति अधिकारियों ने एडम्सन से आदेश लेना बंद कर दिया और थॉमस जेफरसन के आदेश मानने लगे। यहाँ तक कि खुफिया एजेंसी FBI ने भी एडम्सन को सहयोग देने से मना कर दिया। ऐसी हालत देख खुद ही एडम्सन ने हार मान ली और मार्च 1801 को आधिकारिक तौर पर पावर ट्रांसफर कर दिया। पहले भी होते रहे हैं ऐसे किस्से। अमेरिका में कई राष्ट्रपतियों के बीच पावर ट्रांसफर काफी अजीबोगरीब ढंग से हुआ है।
इन्हीं में से एक हर्बर्ट क्लार्क हूवर और फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के बीच हुआ था। दोनों ही लीडर एक दूसरे को सख्त नापसंद करते थे और मीडिया में एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष हमला किया करते थे। नापसंदगी इतनी ज्यादा थी कि वे एक दूसरे को जानवरों के नाम दे चुके थे। 31वें राष्ट्रपति हूवर को जब आने वाले राष्ट्रपति रूजवेल्ट को सत्ता सौंपनी पड़ी तो दोनों आपस में आमने सामने ही नहीं आए। दोनों खुली हुई कारों में एकदम चुपचाप बैठे थे और बाद में पूरे समारोह के दौरान आपस में कोई बात ही नहीं की। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच भी पहली मुलाकात ऐसी ही रही। 42वें प्रेसिडेंट क्लिंटन ने नए चुने जा रहे 43वें राष्ट्रपति बुश को व्हाइट हाउस में मुलाकात के लिए बुलाया। ये शपथ समारोह से पहले की बात है, तब व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट इलेक्ट का कोई अधिकार नहीं होता था। समय के एकदम पाबंद बुश ठीक समय पर पहुंचे, लेकिन खाली होने के बाद भी क्लिंटन ने उन्हें लगभग 10 मिनट तक का इंतजार कराया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और रोनाल्ड रेगन के बीच भी तनाव के बाद सत्ता का हस्तांतरण हुआ। तब कार्टर राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव हार चुके थे और उनकी जगह रेगन आ रहे थे। दोनों ही मुलाकात तनाव के बीच हुई और बाद में कार्टर ने आरोप लगाया कि रेगन का ध्यान उनकी किसी भी बात पर नहीं था, बल्कि वे उसे खुद नजरअंदाज कर रहे थे। खैर, इस बार ट्रंप और बाइडेन के साथ भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। देखना होगा कि ये मामला कब तक सुलझता है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।